नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेंटोरशिप इंडिया यूपीएससी के पॉडकास्ट में, जहां आज हम यूपीएससी से जुड़े कुछ ऐसे टॉपिक्स को टच करने वाले हैं जिन टॉपिक्स पे जनरली आपको कहीं भी कुछ भी सुनने को नहीं मिलता है। कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर, कुछ ऐसे इश्यूज के ऊपर, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं जो शायद आज से पहले आपने कहीं सुने नहीं होंगे, या शायद वो मुद्दे, वो क्वेश्चंस, वो प्रश्न आपके जहन में आज तक आए नहीं होंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं और सच में चाहते हैं कि आपको एक जेन्युइन हेल्प मिले और आप अपनी जर्नी में और आगे पहुंच पाएं, तो इस सेशन को बहुत ध्यान से, मैं तो कहूँगा पेन पेपर कॉपी लेकर बैठे और अंत तक देखें। आप निराश नहीं होंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को, पॉडकास्ट को। मृत्युंजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेंटोरशिप इंडिया के पॉडकास्ट में। जय हिंद सर। सो मच अविनाश, मुझे बुलाने के लिए। मुझे इन सब चीज़ों की आदत तो नहीं थी वैसे भी, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवालों का एक बेहतर जवाब दे पाऊँ और उसकी मदद से हमारे जो बच्चे हैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। सर, इसी सिलसिले में मेरा पहला सवाल रहेगा, जो कि शायद आप कह सकते हैं कि हम अगर किसी भी मुखर्जी नगर चले जाएं, राजेंद्र नगर चले जाएं, तो वहाँ बहुत बड़े बड़े बैनर्स देखते हैं जिस पे लिखा रहता है कि एक अटेम्प्ट में यूपीएससी क्वालिफाई करें। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या यूपीएससी जैसा टफ एग्ज़ाम एक अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाना मुमकिन है? अगर मुमकिन है तो कैसे, और अगर मुमकिन नहीं है तो क्यों? बढ़िया सवाल है। मैं इसी चीज़ से ना एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा और वो बड़ा ज़रूरी भी है। स्टैंडर्डाइजेशन, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जो क्राइम है वो है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब जिस व्यक्ति का एक बार में हो गया वो ये प्रचार करते हुए घूम रहा है कि नहीं नहीं मेरा एक बार में हुआ, तुम्हारा कैसे नहीं होगा। वो इस चीज़ को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो जो व्यक्ति उस टॉपर को सुन रहा है उसको लग रहा नहीं इसका एक अटेम्प्ट में हुआ, मेरा भी होगा। और जिस व्यक्ति का एक बार में नहीं हुआ, जिसका लास्ट अटेम्प्ट में हुआ, वो ये बोलता हुआ फिर रहा है कि नहीं नहीं हार मत मानना, मेरा लास्ट में हुआ, तुम्हारा भी लास्ट में होगा। अरे क्यों होगा उसका लास्ट में? तुम्हारी कैपेबिलिटीज अलग थी, उसकी अलग थी। हो सकता है वो एक दो में निकाल जाए। तुम उसके दिमाग में ये क्यों डाल रहे हो कि नहीं तुम्हारा, मेरा लास्ट में हुआ तुम्हारा भी लास्ट में होगा, या मेरा फर्स्ट में हुआ तुम्हारा भी फर्स्ट में हो जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन मुझे लगता है जो दिमाग में डाल दी गई है ना, इसकी वजह से ये सवाल पैदा हो जाता है कि क्या एक बार में निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। आंकड़े तो कहते हैं निकल सकता है। हाँ, काफ़ी हर लोगों का क्वालिफाई भी हुआ हर है। साल हर साल ऐसे बच्चे आपके सामने आते हैं। उदाहरण के तौर पे बहुत सारे बच्चे हैं जो एक दो अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल लेते हैं, और आंकड़े ये भी कहते हैं कि नहीं निकल सकता है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स मेरे लिए मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं ये मेरी चीज़ों को देखने, समझने और एग्जीक्यूट करने के नज़रिए में कुछ अंतर है, जिसकी वजह से वो चीज़ मेरे लिए मुश्किल बन गई। और जब अगला व्यक्ति कहता है कि नहीं मैथमेटिक्स मेरे लिए आसान है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने उस चीज़ को किसी अलग तरीके से देखा, समझा और एग्जीक्यूट किया, इसलिए वो उसके लिए आसान बनी। नहीं तो मैथ तो कॉन्स्टेंट, यूपीएससी तो कॉन्स्टेंट है। आप समझ रहे हो? समझ रहा हूँ सर। हाँ। तो एक अटेम्प्ट में यूपीएससी कायदे से निकल सकता है। इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू सी थिंग्स, हाउ डू यू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड हाउ डू यू एग्जीक्यूट थिंग्स। मैं कैसे देखूंगा, समझूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा, ये तय करेगा कि वो मेरे लिए एक अटेम्प्ट में निकलने वाला है या फिर मेरे को लास्ट अटेम्प्ट में भी नहीं निकलेगा। ठीक है? तो क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि मेरा एक अटेम्प्ट में निकल सकता है नहीं निकल सकता है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मेरा एग्जीक्यूशन राइट है कि नहीं। ओके, ओके। कोई बच्चा आगे आकर के ये नहीं बोल रहा है कि सर मेरे को बताओ मेरा एग्जीक्यूशन करेक्ट है या नहीं। कोई टीचर आगे जाकर के बच्चे के साथ में बैठ करके ये नहीं बता रहा है कि बेटा तेरे एग्जीक्यूशन में ये प्रॉब्लम है। लोग क्या कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, एक साल और ट्राई मार लो। एक बार नहीं हुआ, एक बार और ट्राई मार लो। ठीक है? तो एक लूप होल में फंस गए लोग। हम्म। वो रुक करके इस बात की एनालिसिस करना कि वो क्या लीकेजेस हैं जिसकी वजह से मेरे अटेम्प्ट बढ़ रहे हैं, न इसमें कोई संस्था मदद कर रही है। अब बच्चे को मैं ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि उसके अंदर इतनी समझ नहीं है कि वो इतनी गहराई में जाकर के ये समझे कि अच्छा आउटकम कम या ज़्यादा होना डिपेंड करता है कि लीकेजेस कम या ज़्यादा है उसके ऊपर। लीकेजेस कम है तो आउटकम ज़्यादा है, लीकेजेस ज़्यादा है तो आउटकम कम है। समझ। सिंपल फार्मूला है। ठीक है? सर, आपके ही जवाब से एक प्रश्न खड़ा होता है। बिल्कुल। मैंने कहीं सुना था कि यूपीएससी प्रिपरेशन की अगर बात करें तो एक नशा है। बच्चे का इस बार एक दो नंबर से प्रीलिम्स हाँ। रह गया, हाँ। तो एक और अटेम्प्ट दे लेते हैं। करेक्ट। अगली बार निकल जाएगा, अगली बार करेक्ट। निकल जाएगा। और शायद ऐसे करते करते 5 6 साल 7 साल कहाँ चले जाते हैं वो पता भी नहीं चलता है। करेक्ट।
सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जो बच्चे ऑलरेडी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रुक जाने का या ये समझ लेने का कि मुझसे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा अब, हम्म। मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, वो टाइम कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, देखो पहली बात तो ये कि हमें यूपीएससी ये सुविधा देता है कि भाई आपके लिए इतने अटेम्प्ट है तो उतने अटेम्प्ट आपको ट्राई ज़रूर मारने चाहिए, ठीक है, हम्म। क्या पता हो जाए, ठीक है। दूसरी बात, ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे को 6 अटेम्प्ट मिले हैं या 8 अटेम्प्ट मिले हैं या 9 अटेम्प्ट मिले हैं तो मैं सारे को एग्जॉस्ट करूं, हम्म। या मैं ये बिलीव ही ना करूं कि मेरा भी एक अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो सकता है, हम्म। ठीक है। आपका सवाल ये था कि लोग रुकना नहीं जानते, हाँ। कहाँ रुकना है, कितने अटेम्प्ट के बाद में रुकना है, कब मेरे को लाइन चेंज करनी है, ये इस बात की अंडरस्टैंडिंग लोगों के अंदर नहीं हो पा रही है। उसका कारण भी है, मैं आपको बताता हूँ। कल्पना कीजिए आप कोई रेस भाग रहे हैं हम्म। और वो रेस आप हार गए जस्ट बिकॉज ऑफ सेकंड के मैटर से, आप सेकंड आ गए, हम्म। ठीक है। आप दोबारा भागना चाहेंगे, कारण डेफिनेटली। कारण ये है क्योंकि आपने ये नहीं देखा कि आप सेकंड आए, आपने ये देखा कि मैं फर्स्ट आने से कुछ सेकंड पीछे था, हाँ। करेक्ट। कोई बच्चा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो उसके साथ में हो क्या रहा है, पहले अटेम्प्ट में किया, उसने देखा कि भाई पहले अटेम्प्ट में मैं सीरियस था नहीं, हम्म। फिर भी मैं 50 नंबर ले आया जीएस में, हाँ, 24 में हुआ था शायद है ये। ना। फिर भी मैं ले आया 50 नंबर जीएस में लेकर के आया, सी सेट में मेरा अच्छे खासे मार्क्स आ गए। तो वो ये नहीं देख रहा है कि मेरे एफर्ट्स थे या फिर मैं फेल हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है, देखना भी नहीं चाहिए। हम्म। वो ये देख रहा है कि यार मैं इतने नंबर से पीछे रह गया, तो एक और अटेम्प्ट मारूंगा तो ये नंबर कवर हो जाएगा। तो अगले अटेम्प्ट में आए, अगले अटेम्प्ट में 5 नंबर से रह गया। अभी भी वो ये नहीं देख रहा है कि मैं फेलियर हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है, मैं फिर से कह रहा हूँ, है ना, हम्म। दिखना भी नहीं चाहिए। वो ये देख रहा है कि मेरा 5 नंबर से रह गया, तो एक और ट्राई मारूंगा तो ये 5 भी निकाल दूंगा, क्योंकि ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल है। हमारी जो प्रवृत्ति होती है, जो मानवीय बनावट है हमारा, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है हमारा, वो ये है कि हम अपने अंदर इस बात की एक्सेप्टेंस पैदा कर पाए कि नहीं, मेरे को गिव अप करना है। ये बहुत नामुमकिन चीज़ है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के लिए। अब बहुत सारे लोग करना नहीं चाहते, जो कि बहुत अच्छी बात है, ये हमारे सर्वाइवल का कोर है, वो ना हो तो हम सर्वाइवल के लिए बहुत आगे ना जा। सर थोड़ा सा पीछे ले चलूँगा मैं आपको। हाँ। सर ये सवाल शायद इस देश के किसी कोने में बैठे किसी बच्चे का हो सकता है, या शायद कह सकते हैं जो एक स्टीरियोटाइप है कि यूपी और खासकर बिहार से सारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, मैक्सिमम उधर से ही है। मैक्सिमम उधर से होते हाँ। हैं। तो सर ये सवाल उस 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे की किसी भी कंपटीशन में घुसने से पहले आपको वो कंपटीशन जान लेना चाहिए कि वो कंपटीशन किस टाइप का है, बिल्कुल सही। तो शायद चांसेस बढ़ते हैं। तो सर वो जो बच्चा है आज जो बैठा हुआ है हम्म। बिहार में, यूपी में, सर वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट बनने से पहले हम्म। किन किन फैक्टर्स को देखे, क्या क्या चीज़ें मेजरमेंट्स ले, क्या तैयारी करे सर, मतलब तैयारी से पहले की तैयारी क्या होनी चाहिए? चले जाना। और जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको भी एक बात बोलूँगा, ठीक है। आप 17 साल के हो, आप 18 साल के हो, आप 19 साल के हो, आप 20 साल के हो, आप 22 साल के हो, आप 25 साल के हो, आपने जस्ट शुरू किया, आप ग्रेजुएटेड हो, आप 12वीं से निकले हो, आपने एक अटेम्प्ट दिया, आप 2 अटेम्प्ट दिया है। प्लीज़ इस अवधारणा को मानना बंद कर दो कि कहीं से मैं बैठ करके रोज़ का 3 घंटे का लेक्चर ले लूँगा, किताबें, नोट्स, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, ये सब ले लूँगा तो मेरी तैयारी हो जाएगी। मैं आपको रोज़ का 3 घंटे का लेक्चर दे करके छोड़ दूँ और बोलूँ जाओ रिकॉर्डिंग देखो, रिवीजन करो, हो जाएगी तैयारी? नहीं होगी, सबको पता है, ऑब्वियस सी बात है सर, ठीक है। ऑब्वियस सी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। सर हमेशा हम लोग सुनते हैं कि यूपीएससी का कंपटीशन बहुत अलग होता है, ये आपके स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई नहीं है, या उस तरीके से स्कूल या कॉलेज की तरह पढ़ के आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। स्कूल कॉलेज में तो होता है कि एक इन्फॉर्मेशन को एक जगह से कॉपी करो, पेस्ट करो हम्म। और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। करेक्ट। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन के बल पे अगर आप कहीं आगे लाइफ में जाते हो, कहीं जॉब ढूंढने या कुछ करने, तो वहाँ पर कुछ नहीं हो पाता है। और हम ये सुनते हैं सर कि बहुत ही अलग प्रिपरेशन है। तो सर आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या सच में यूपीएससी का कंपटीशन हमारे स्कूल या कॉलेज के प्रिपरेशन से अलग है या सिमिलर है? तो जब आप ये कह रहे हो कि नहीं 10वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएट लेवल पे और कंपटीशन लेवल पे आकर क्या कुछ फ़र्क आ जाता है तैयारी में, बिल्कुल फ़र्क है। कंपटीशन कंपटीशन है। वहाँ कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे जो बच्चे आ रहे हैं उनको तो आना ही है, उनको तो वैसे भी स्कूल पास ही कर देगा। किसी भी स्कूल के पास में एक मैंडेट रहता है कि वो इससे कम ज़्यादा फेलियर दिखाने लग जाएगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, ये तो हम सबको पता है।
कोई स्कूल दिखाने लग जाए कि मेरा हर साल 80% बच्चा फेल हो रहा है, बोर्ड क्या करेगा उसके साथ? डिसकंटिन्यू मार देगा उसको। उसको बोल देगा कि नहीं नहीं नहीं, तुमको स्कूल चलाने के लायक नहीं हो। हम्म स्कूल तो मजबूर है बच्चे को पास करने के लिए 12वीं में। हम्म मैं वही तरीका कंपटीशन में भी कंटिन्यू रखूं? ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, नहीं मुझे रख लगता है सकते। बच्चों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जब आप कंपटीशन के लिए लेवल पे आते हो तो आपको कंपटीशन में देखो दो तरीके की तैयारी होती है। एक होता है सब्जेक्टिव तैयारी होती है और एक होती है स्ट्रेटेजिक तैयारी होती है। सब्जेक्टिव तैयारी मतलब जो स्कूल कॉलेज लेवल पे चलती है, बेसिक तैयारी होती है कि आओ बेटा इतने घंटे बैठो, ये क्लास लो, ये लेक्चर लो, ये रिकॉर्डिंग देखो, ये रिवीजन करो। ये सब्जेक्टिव प्रिपरेशन, बेसिक प्रिपरेशन में बात करता हूँ। लेकिन जब मैं एडवांस प्रिपरेशन की बात करता हूँ तो वहाँ मैं नहीं सिखाऊंगी जाओ बेटा रिवीजन करो, वहाँ मैं सिखाऊंगी रिटेंशन करो। रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ रही है इसको फाइंड आउट करो, इसको हम्म सॉल्व करो। वो कौन सी कैटेगरी का रिटेंशन है जिसकी वजह से तुमको रिवीजन की जरूरत पड़ रही है? वो फैक्चुअल रिटेंशन, कंसेप्चुअल रिटेंशन या लॉजिकल रिटेंशन, किसकी वजह से जरूरत पड़ रही है? उसको फाइंड आउट करो, उसको सॉल्व करो, तो रिवीजन टाइम कम हो जाएगा। आप समझ रहे हो? तो दोनों अलग अलग हैं। दुर्भाग्य से 90% कोचिंग हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो, मुझे नहीं पता। दुर्भाग्य से 90% जितने भी ट्रेडिशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट हम जानते हैं, ठीक है, वो वही कन्वेंशनल ट्रेडिशनल तरीके को फॉलो कर रहे हैं जो 11वीं 12वीं पे था, वही वहाँ पे भी उतारे हैं। इसीलिए 60-70% बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। बट सर, ये उनकी भी, मुझे तो लगता है शायद ये उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ सर, दुकानदार दुकान पे वही सामान रखता है जो सबसे ज़्यादा बिकता है। करेक्ट। तो अगर मैं बच्चों की बात करूँ, हम्म या मैं बात करूँ उनके पेरेंट्स की बात करूँ खासकर, हम्म। तो उनका तो यही रहता है कि क्लास कितने बजे शुरू होगी, करेक्ट। कितने लेक्चर्स हुए कि नहीं हुए, एक हफ्ते में डेली 6 घंटे की क्लास हुई कि नहीं, 8 घंटे की क्लास हुई कि नहीं हुई। अच्छा। तो शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक वो बहुत बड़ा रीज़न है सर। मैं इसे सहमत भी करूंगा और थोड़ा सा असहमति भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है, मैं उसका कारण बता देता हूँ हम्म आपको, ठीक है। मैं इसे बिल्कुल सहमत करता हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग की वजह से, कई बार गार्जियन की लापरवाही की वजह से, मुझे लगता है ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से बच्चों के ऊपर थोप देना कि बच्चे चुनाव कर रहे हैं कि मैं ट्रेडिशनल कोचिंग जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये गलती कर लूँगा। मुझे लगता है बच्चे पूरी तरीके से इस बात का चुनाव नहीं करते, ठीक है। हम्म कहीं ना कहीं बहुत हद से गार्जियन के थ्रू, कनेक्शंस के थ्रू उनके ऊपर थोप दिया जाता है चीज़ें, ठीक है। फिर हम बाद में बच्चों को ब्लेम करें कि नहीं उस तूने गलत डिसीजन लिया। ये पूरी तरीके से सही बात नहीं है और वो गलत भी है। पर दूसरी तरफ मैं ये भी चीज़ समझाना चाहूँगा कि अब जैसे 10 साल का बच्चा हो चाहे 12 साल का बच्चा हो, आप कोई भी ऐसी दवाई डब्बा खोल करके खा लोगे? नहीं ऑब्वियस सी खाओगे। बात है। नहीं खाओगे। कारण क्यों? उसका नुकसान आपको तुरंत दिख रहा है, हाँ। ठीक है। अब हमारी आदत क्या है, हम दूर का नुकसान जब नहीं देख सकते, दूर की, जब वी आर वे शॉर्ट साइटेड, ठीक है, हम्म विजनरी नहीं है, बहुत दूर का नहीं देख सकते, तो जब हम बहुत दूर का नहीं देख सकते तो हम वो एक्शन भी ले लेते हैं, जैसे डब्बा खोल करके कोई भी दवाई खा लेना, हम वो एक्शन भी ले लेते हैं, ठीक है। ओके। कहीं पे भी एडमिशन ले लेना, किसी की भी बात मान लेनी, कुछ भी करने लग जाना। ज़्यादातर बच्चों की तैयारियाँ, ठीक है, उनके ऊपर थोपी जरूर गई हैं, लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे भी नहीं हैं कि वो अपना करियर डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते। वो बोल दे कि नहीं मुझे यहाँ से नहीं यहाँ से पढ़ना है, बिल्कुल पेरेंट्स समझेंगे उस बात को। तो ये पार्शियल डिसीजन होता है। आप जब 10वीं में थे और आप किसी स्कूल या कॉलेज से पढ़ना चाहते या किसी कोचिंग जाना चाहते थे, तो क्या ऐसा था कि पेरेंट्स पूरा डिक्टेटर बन के कि नहीं 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 नहीं, जो मैं चाहूँगा वही होगा? आपका कुछ मत ही नहीं था? ऐसा तो नहीं था। आपका मत ऑब्वियस रहा सी बात होगा, है। 10वीं 11वीं में भी रहा होगा। यूपीएससी में जो ज़्यादातर बच्चे आ रहे हैं उसमें 10वीं 11वीं की जो संख्या है वो तो कम है। हाँ, ज़्यादातर तो ग्रेजुएट लेवल के बच्चे हैं। तो क्या इनका मत नहीं होता होगा? ऑब्वियस सी बात है, होता होगा मत होता सर। होगा। तो आप दूर का नहीं देख रहे हो बहुत ज़्यादा, आप कैलकुलेटिव नहीं हो। तो जब आप ही कैलकुलेटिव नहीं हो, ठीक है, आप ही दूर का नहीं देख रहे हो, गार्जियन तो, हमारे ज़माने के गार्जियन कहाँ चीज़ों को जानते थे? आपके मेरे गार्जियन कहाँ इतना चीज़ों को जानते थे? उनको हम्म आज फ़ोन तक नहीं चलाने आता। उनको तो स्मार्टफोन भी बहुत पता नहीं कब की टेक्नोलॉजी है, उनके हाथ में पकड़ा दो तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि टूट ना जाए, कुछ गलत ना कर दूं, कुछ बटन ना दब जाए। हाँ। तो ये बात पूरी तरीके से गार्जियन के ऊपर थोप देना, या पूरी तरीके से बच्चे के ऊपर थोप देना, या पूरी तरीके से सिर्फ कोचिंग के ऊपर थोप देना, ये मुझे लगता है तीनों का कहीं ना कहीं अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर, हाँ। ठीक है, ठीक है। सर, आपने काफ़ी बार मेंशन किया इंस्टीट्यूट्स के बारे में, हाँ। कोचिंग्स के बारे में, है ना? सर, आजकल के समय में अगर मैं देखूँ ना, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, वो है मेंटोरशिप, हम्म है ना? तो सर, बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी कोचिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट जाता हूँ,
तो वहाँ पर एक ऑफलाइन क्लास है, वहाँ पर एक ऑनलाइन क्लास है, और वहाँ पर एक मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है। हाँ। तो सर मेरे मन में कंफ्यूजन पैदा होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो बोल रहा है हम्म। कि ऑफलाइन क्लास ले लो तो भी एक अटेम्प्ट में एग्जाम वो हो क्वालिफाई जाएगा। होगा, ऑनलाइन ले लो तो भी हो जाएगा, हम्म। मेंटोरशिप ले लो तो भी हो जाएगा। हो जाएगा। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इंस्टीट्यूट्स कंफ्यूज हैं या हमें कंफ्यूज करना चाहते हैं, अमृत करिए। तो जब आपका मेन बिजनेस फाउंडेशन क्लासेस बेचना है, जहाँ से आपका मेन बिजनेस आ रहा है, आपको दिख रहा है कि अगर ये बिकना कम हो जाएगा तो मेरे को चोट लगेगी, मेरे इंस्टीट्यूट को चोट लगेगी, रेवेन्यू मैं लॉस सैलरी होगा। कहाँ से दूंगा, मैं रेंट कहाँ से दूंगा, मैं फीस कैसे पे करूंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट है, वो कैसे भरूंगा। मेंटरशिप तो बहुत सस्ता है। अगर आपने सच में मेंटरशिप को एज एन इंस्टीट्यूट सोचिएगा, अगर आपने सच में मेंटरशिप को अच्छे से एग्जीक्यूट कर दिया और सच में प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, सच में बच्चे का डाउट भी सॉल्व हो रहा है, उसको प्रॉपर अटेंशन भी मिल रहा है, प्रॉपर आउटकम आ रहा है, क्या बच्चे आपका फाउंडेशन क्लास खरीदेंगे? क्यों खरीदेंगे, नहीं तो खरीदेंगे। क्या, अब जब आपको दिख रहा है कि नहीं मेरे अपने पैर पे कुल्हाड़ी पड़ेगी अगर मैंने सच में मेंटरशिप को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया, हम्म। तो क्या एज एन इंस्टीट्यूट आप मेंटरशिप को कभी भी इस लेवल की क्वालिटी पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे कि फाउंडेशन बिकना बंद हो जाए? शायद नहीं, मुश्किल है कहना, लेकिन अब ये शायद बहुत नहीं। डार्क हो रहा है। हाँ। हाँ। ठीक है। अब ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, इसको जो लोग सुनेंगे उनके पैरों के नीचे से थोड़ा सा जमीन हिलेगी कि ये क्या बात कर रहे हैं, जो कि सच है। मेरे सर एक बात बोलते थे, अगर करेक्ट एग्जीक्यूशन है, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ बाबा है ना, उससे ले लो, लेकिन मेंटरशिप कभी भी एक ऐसी जगह से मत लो जिसका मेन बिजनेस फाउंडेशन बेचना है। और फाउंडेशन बेचने वाले कितने मेन बिजनेस है मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, कितने इंस्टीट्यूट है जिनका मेन बिजनेस फाउंडेशन बेचना है। एज ए सेकेंडरी ऑप्शन है कहीं ना कहीं, मुझे उनके लगता लिए है। मेंटरशिप एड ऑन है। वो करते क्या है, आपने मेंटरशिप ज्वाइन किया, अब वो क्वालिटी तो एग्जीक्यूट करेंगे नहीं क्योंकि उनका अपना नुकसान हो जाएगा। हम्म। तो जब आपको मेंटरशिप में प्रॉब्लम होती है तो आप वो क्या, जब आप उनको जाके बोलते हो कि सर अभी भी दिक्कत हो रही है, बोलेंगे बेटा क्लास में आओ। अच्छा, जो व्यक्ति पहले क्लास में आया, जब उसको होता है कि सर डाउट नहीं सॉल्व हो रहा, दिक्कत हो, उसको बोले मेंटरशिप में आओ बेटा। वो क्रॉस प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर रहे हैं। जो ये पहले क्लास में है उसको मेंटरशिप बेच रहे हैं, जो पहले मेंटरशिप है उसको क्लास भी बेच रहे हैं। अपसेलिंग टाइप्स। अप सेलिंग कर रहे हैं, वो अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। हम्म। हकीकत बात क्या है, अगर सही तरीके से मेंटोरशिप को एग्जीक्यूट किया जाए तो क्लासेस की ज़रूरत नहीं है। मैं उसका भी उदाहरण दे देता हूँ आपको। आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मैं उस टॉपिक के ऊपर आऊँ, आपको 3 घंटे का लेक्चर दे करके जाऊँ, जो कि एक तरफा होता है लेक्चर, क्योंकि आए लेक्चर दिया और चले गए। ठीक है। या उसी टॉपिक के ऊपर बैठ करके हम डिस्कशन कर लें, 8-10 लोग मिल करके बैच के डिस्कशन कर लें विस्तार में, मेंटर के साथ में, क्या इफेक्टिव है? ऑब्वियस सी बात है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बचेगा, और शायद पर्सनलाइज्ड एक मेरी जो प्रॉब्लम है जो यूनिक है, शायद उसका सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं मिलेगा। तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है। डिस्कशन इज इम्पोर्टेंट। यस। करेक्ट। पर कौन कर रहा है? कोई कर रहा है, छोड़ दीजिए मेंटरशिप इंडिया, कोई और कर रहा है? अभी तो मैं आपको कुछ नाम नहीं दे पाऊंगा, नहीं है। ऑब्वियस सी बात अब है। ढूंढ के दिखा दो मुझे हम्म। किसी भी इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट। बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है तैयारी का मतलब है कहीं से रोज का 3 घंटे का लेक्चर मिल जाएगा, किताबें, नोट्स, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर बुक्स, ये सारे संसाधन मुझे मिल जाएंगे तो तैयारी हो जाएगी। अगर संसाधन इकट्ठा करना तैयारी है तो किसके पास नहीं है? आज के टाइम में तो सर सबके सबके पास है। पास है, 500 सबके रुपये में भी पास है। अवेलेबल है, 5,000 रुपये में भी अवेलेबल है, 20,000 रुपये में भी दे रहे हैं, 50,000 रुपये में दे रहे हैं, 2.5 लाख रुपये में दे रहे हैं। यूट्यूब पे अवेलेबल है। टेलीग्राम पे जाओ, बच्चे अपना आईडी पासवर्ड भेजते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के, हम्म। जो बड़े इंस्टीट्यूट में पैसा दे चुके हैं, वो अपना आईडी पासवर्ड भेजते हैं टेलीग्राम पे, है ना? हम्म। वो भी तो दे ही रहे हैं, उन्होंने पैसा दिया, उनको बेचने का हक भी है, वो बेचते हैं अपना। तो अगर तैयारी के नाम पे मकसद कहीं से रोज का 3 घंटे का लेक्चर हासिल कर लेना है तो सब तैयार होने चाहिए थे। बट ग्राउंड रियलिटी क्या है, यही लोग तैयार नहीं है। गॉट इट सर, गॉट ठीक है। इट, गॉट इट। नेक्स्ट सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि लो कॉस्ट प्रिपरेशन क्लेम्स, हाँ। और दूसरी तरफ कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन। हम्म। जैसे हम देखते हैं, इतने सारे एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं मेटा पे, यहाँ वहाँ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, 2,000 में, 5,000 में, 6,000 में, पूरी 500 में। यूपीएससी की प्रिपरेशन 500 में, 199 में। हाँ, एक तो कुछ और तो भी प्लेटफॉर्म आए थे सर ये है क्या, 10 रुपए मतलब का। मैं बहुत ये सब चीज़ें देखता हूँ और मुझे बहुत, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है ये। तो
एक्चुअल कॉस्ट क्या है प्रिपरेशन की सर? मैं बता देता हूँ। एक देखो, बच्चों को डिफरेंस करना होगा, हम्म। ठीक है? और ये बात मैं बच्चों को सिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? दो चीज़ें होती हैं, एक होती है फीस, एक होती है कॉस्ट। फीस तो कुछ भी हो सकती है ना, फीस 500 भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है। कॉस्ट, बच्चे कॉस्ट नहीं समझते। उनको लगता है, अगला कह रहा है कि 3,000 रुपये फीस है, तो उसको लगता है यही कॉस्ट है। ओके। उसको लगता है कि ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं 500 रुपये फीस है ना, तो उसको लगता है यही कॉस्ट है। कॉस्ट डिफरेंट है और फीस डिफरेंट है। फीस कुछ भी हो सकती है, आपका इंस्टीट्यूट है, आपको फंडिंग मिली हुई है, भाई पैसा कमाया हुआ है आपने, चाहे जैसा कमाया हो, पैसा कमाया हुआ आपने। तो आप ज़्यादा ऑडियंस करने के लिए, मैं नाम नहीं लूँगा, एक इंस्टीट्यूट है 1 साल तक फ्री मेंटरशिप चलाया ना, तो क्या मेंटर्स को सैलरी भी नहीं दी होगी 1 साल तक? वो पैसा कहाँ से आया? पीछे फंडिंग थी। बट बच्चों ने क्या देखा, अरे नहीं फ्री भी होती है। ओके। बच्चे क्या है, बच्चे भोले होते हैं, गार्जियन भोले होते हैं। उनसे बोलोगे कि 500 रुपये बेटा फीस है, यूपीएससी की तुम्हारी तैयारी करवाएंगे 1 साल के लिए, उनको लगेगा यही 500 कॉस्ट है। फीस और कॉस्ट यानी खर्च में फर्क है। फीस कुछ भी हो सकती है, पर कॉस्ट अगर आपको समझना है, अब कॉस्ट में भी दो चीजें बन जाएंगी। एक तो यार मुझे तैयारी के नाम पे खाली टाइम पास करना है, टाइम पास इन द सेंस कि चलो ठीक है, मुझे सिर्फ इनपुट इकट्ठा करना है। तैयारी के नाम पे मेरा मकसद ये है कि कहीं से मुझे रोज का 3 घंटे का लेक्चर मिल जाए। अगेन वही बातें आ रही हैं कि कहीं से मुझे रोज का 3 घंटे का लेक्चर मिल जाए, किताबें, नोट्स, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर बुक्स, ये सब चीज़ें मुझे मिल जाए तो मेरी तैयारी हो जाएगी। तो क्या प्लेटफॉर्म्स नहीं दे रहे 8-8 हज़ार रुपये में, 5-5 हज़ार रुपये में, 4-4 हज़ार रुपये में, 3-3 हज़ार रुपये में दे रहे हैं? तैयारी के नाम पे अगर मकसद संसाधन इकट्ठा करना है, 3 घंटे का लेक्चर लेना है ऑनलाइन ऑफलाइन में बैठ करके, तो वो तो मिल रहा है। तो फिर तैयार क्यों नहीं है लोग? लाख लाख स्टूडेंट है ना, 10-10 लाख स्टूडेंट है ना, आप ही सुनते होगे, आता है न्यूज़ में, आता पंद्रह है लाख 15 लाख, के 20 लाख आसपास। स्टूडेंट है ना। क्यों नहीं उनके तैयार? जिसके पास 20 लाख स्टूडेंट हैं उसके भी रिजल्ट 4-5-10, और हमारे जिनके पास हम 50-100 बच्चे सेलेक्ट करके काम करते हैं, हमारे भी रिजल्ट वही 5-10। हम्म। तो रेशियो तो हमारा बेटर हुआ। हम ऑब्वियस सी लेक्चर बात भी है। नहीं दे रहे। आप समझ रहे हो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ? तो इफेक्टिव प्रिपरेशन की एक कॉस्ट होती है, वो आप कहीं से कोचिंग भी नहीं ज्वाइन करोगे ना तो भी आपको भरनी पड़ेगी। क्यों? आपको स्टडी मटेरियल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको वैल्यू एडेड मटेरियल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको टेस्ट सीरीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब टेस्ट सीरीज में सबसे बड़ा कंफ्यूजन सुनिए, टेस्ट सीरीज क्यों लगाई जाती है? दो वजहों से लगाई जाती है। पहला तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की मेरी प्रैक्टिस बने। दूसरा ये कि हम अच्छी क्वालिटी की टेस्ट सीरीज इसलिए लगाते हैं ताकि उससे कुछ क्वेश्चन फंसे। ओके। कोई ऐसी टेस्ट सीरीज जिससे अधिक से अधिक क्वेश्चन फंस सकते हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोई भी इंस्टीट्यूट उसको सस्ते में देगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं देगा। नहीं देगा। तो कैसे ये 500-500 रुपये, 600-600 रुपये की टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल है? बच्चे ये क्वेश्चन करते नहीं है अपने आप से। सर अगर बोलूँ, मैं अगर ये जब सुनता हूँ ये बातें, है ना, हम्म। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है सर। मैथ्स पढ़ते थे हम बचपन में, तो हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पढ़ाया जाता था हमेशा मैथ्स में, है ना। तो सर फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई सामान 5 रुपए में खरीदा, या हम्म। मेरी कॉस्ट जो है 5 रुपए है, हम्म। तो वो सेम सामान मैं 1 या 2 रुपए में कैसे बेच सकता हूँ? ये कैसे पॉसिबल है? और मैं कैसे फिर मतलब क्वालिटी मेंटेन करूँगा? नहीं हो सकती। अगर एक तरफ ढाबे पे एक तरफ खाना 80 रुपए का मिल रहा है, एक तरफ 30 रुपए का मिल रहा है, तो क्या सेम क्वालिटी मेंटेन होती है, या मतलब है क्या सर ये गेम? मैं बताता हूँ। अगर तैयारी के नाम पे आप सिर्फ बच्चों को वो 3 घंटे का लेक्चर देना चाहते हो, जो वैसे भी उसके लिए यूट्यूब पे है, उसको हम्म। बस एफर्ट करना है थोड़ा सा, तो आपको एक स्टूडियो सेटअप करना है, एक कैमरा लगाना है, यूट्यूब पे वैसे भी लाइव जाने का ऑप्शन आता ही है, या हम्म। रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन के लिए आपको कैमरा है ही। हम्म। 3 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कर दिया, या फिर आपने एक वेबसाइट बना करके डालना स्टार्ट कर दिया और आपने उठाना स्टार्ट कर दिया 50-50 हज़ार रुपये। ओके। आप समझना इस बात को, ठीक है? अगर आपका मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चों को 3 घंटे का लेक्चर मिल जाए तैयारी के नाम पे, और फिर किताबें, नोट्स, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, ये सब मैं इनको पकड़ा दूं, तो इनको तो यही लगेगा कि तैयारी हो जाएगी। तो इसमें आपका कॉस्ट है कुछ? आप फिर 1 लाख बच्चे भी हैंडल कर सकते हो ऑनलाइन में बिठा करके। आपको सिर्फ बैंडविड्थ मैनेज करनी है, हम्म। इंटरनेट कनेक्शन मैनेज करना है, स्टोरेज मैनेज करना है, यही तो करना है। करेक्ट है? वो तो मिल जाते हैं आपको, है ना? आपका कुछ भी खर्चा नहीं है। अब कल्पना कीजिए कि आपको सिर्फ पूरे साल में 10 ही बच्चे या 85 बच्चे हैंडल करने हैं, और आपके पास
10-50 बच्चे मैनेज को करने के लिए आपके पास में 5 लोग हैं, हम्म, और उन पाँचों की सैलरी लाख लाख रुपए, 50-50 हज़ार रुपये है। अभी रिसेंटली एक बड़े अच्छे, मतलब पॉडकास्ट करते हैं, काफ़ी नामी हैं, उन्होंने एक गेस्ट को बुलाया था, तो उस पॉडकास्ट का टाइटल था यूपीएससी माफिया। मैं तो बोलूँगा जाकर के बच्चे देखें एक बार उस वीडियो को। यूपीएससी माफिया करके एक वीडियो है, दूसरे का पॉडकास्ट है, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, जाकर के एक बार देखो बच्चों, उस वीडियो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा आपके साथ हो क्या रहा है। तो तैयारी के नाम पे भोले वाले बच्चों को थोड़ा सा तो उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है, ज़्यादा डर फैलाया जा रहा है ताकि फ़ीस ज़्यादा दे। ठीक है, या तो डर फैलाया जा रहा है, या तो फ़ीस ज़्यादा लेने की कोशिश कर रही है, या तो फ़ीस कम करके ऑडियंस ज़्यादा लेने की कोशिश की जा रही है। ओके। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन अगर आपको करना है, मैं फिर से वापस से जवाब पे आ जाता हूँ, अगर आपको इफेक्टिव प्रिपरेशन करना, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप वो टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे जिससे कोई क्वेश्चन नहीं फंसता। आप वो टेस्ट सीरीज लगाओ जिससे कोई क्वेश्चन फंसता है, जो हाई क्वालिटी है। वो टेस्ट सीरीज आपको 5-5, 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये कम में नहीं मिलेगी। ऐसी 5 टेस्ट सीरीज आपको लगानी पड़ी 50 हज़ार रुपये, तो वही हो गए। अभी ऑप्शनल है, जीएस है, सी सेट है, एनसीईआरटी, आंसर राइटिंग है, ये सब की तैयारी में खर्चा नहीं आएगा आपको, खाली लेक्चर देकर के काम चल जाएगा। तो जिन बच्चों को एक्चुअली पता है कि तैयारी की एक कॉस्ट होती है, वो मानते हैं कि भाई कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कॉस्ट कटिंग कर लो, इफेक्टिव प्रिप अनटिल अनलेस आप गॉड हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने एग्जाम्पल सेट किया, कहीं से कोचिंग नहीं लिया, कुछ नहीं किया, कुछ खर्चा नहीं किया, पर बैठे हैं। अनटिल हम्म, अनलेस आप गॉड गिफ्टेड हो, आप काबिलियत रखते हो उस लेवल की, पर हर बच्चा नहीं रख सकता उस लेवल की काबिलियत। उसको डिपेंड होना पड़ता है सिस्टम के ऊपर, इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, गार्जियन के ऊपर, मेंटर्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, भैया के ऊपर, दीदी के ऊपर। ओके। वो क्या करे फिर? तो उसको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन जो होती है, आप कितनी भी कॉस्ट कटिंग कर लो, लाख रुपए जाएगी। ओके। ऐसे में अगर आपके दिमाग में कोई ये डालने की कोशिश कर रहा है कि नहीं बेटा 3,000 रुपये में तैयारी हो जाती है, 4,000 रुपये में तैयारी हो जाती है, 2,000 रुपये में तैयारी हो जाती है, 500 में तैयारी हो जाती है, ठीक है, इतने में तो किताब नहीं आती भाई। आपको दिमाग चलाना पड़ेगा ना, इतने में तो किताब नहीं आती। सर ई बुक से पढ़ लेंगे, कभी नहीं पढ़ सकते। ठीक है। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक मेरा सवाल है जी। कि बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, मेरे लिए सोशल कॉस्टिंग ज़्यादा मायने रखनी चाहिए हम्म। या इकोनॉमिकल कॉस्टिंग ज़्यादा? मेरा क्योंकि सर जनरली क्या होता है, जो हम्म। आपने बात अभी कही कि 500, 400, 600, तो हम्म। शायद शायद सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चे वो देख कर वो वहाँ जा रहे हैं। हम्म। 500 रुपये में वो चले गए वहाँ, उन्होंने वहाँ पढ़ाई करनी शुरू कर दी, हम्म। बट वो बच्चा सर वहाँ 1 साल टाइम इन्वेस्ट करेगा ना अपना। करेक्ट। तो सर आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सोशल कॉस्टिंग या इकोनॉमिकल कॉस्टिंग? मेरे सर थे, वो एक बात बोलते थे कि तू कुछ भी नहीं करेगा ना, तो भी लाख रुपए खराब करेगा हर साल का। अच्छा। समझाता हूँ ऐसे, आप कुछ नहीं कर रहे, मान के चलते हैं आप कोशिश कर रहे हो कि अरे मेरा 1 रुपया लगे ना और मेरी तैयारी भी हो जाए, हम्म। और या आप सोच ले कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप जिंदा रहोगे, 2 टाइम खाना खाओगे, बालों में तेल लगाओगे, मोबाइल का रिचार्ज करोगे, जूते पहनोगे, सॉक्स पहनोगे, कपड़े पहनोगे, सेंट लगाओगे, साबुन लगाओगे, टूथपेस्ट करोगे, नहाओगे, धोओगे, कुछ आओगे जाओगे, खाओगे पियोगे, अच्छी आदतें बुरी आदतें सब होंगी ना। हम्म। गाँव में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, तो जिंदा रहने का एक खर्च है, देर इज अ कॉस्ट टू लिव। हम्म। और वो खर्च कितना भी आप कर लो, ठीक है, 300 से नीचे नहीं जाएगा अंदाजन। ठीक है, हम्म। तो मल्टीप्लाई कर दो महीने से और साल से, लाख रुपए, 1,06,000, 1,10,000, इसी रेंज में आएगा। हम्म। मतलब मैं कुछ भी नहीं करूं जीवन में, तो भी मैं साल का लाख रुपए खराब कर रहा हूँ। ओके। मैं कुछ भी नहीं करूँ, आपने कहा सोशल कॉस्टिंग, बट ये सोशल, मैं सोशली कुछ टाइम। अच्छा है ना, मैं सोशली अपना समय बचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे समय की कीमत हो, दैट इज सोशल कॉस्टिंग। यस, मेरे यस, यस। समय की कीमत हो, है ना। पर मैं समय की कीमत करने के चक्कर में मैं इकोनॉमिकल कॉस्टिंग में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा हूँ। मैं वहाँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरी समय की कीमत मैं करता हूँ। मैं फीस नहीं दूंगा 50,000 रुपये, मैं फीस नहीं ओके। दूंगा लाख रुपए। उसके चक्कर में चाहे समय कितना ही बर्बाद हो जाए। उसके चक्कर में मेरे समय चाहे जितना बर्बाद हो जाए। ओके। तो अल्टीमेटली आपने क्या डिस्ट्रॉय किया? अपना सोशल कॉस्ट प्लस इकोनॉमिकल कॉस्ट, दोनों चीज़ें। दोनों डिस्ट्रॉय कर लिया। ठीक है, तो ये सवाल ये नहीं है कि सोशल कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है या इकोनॉमिकल कॉस्टिंग, दोनों ज़रूरी है। आप कुछ करोगे तो भी दोनों ही चीज़ों में फ़ायदा पहुंचाओगे अपने आप को, कुछ नहीं भी करोगे दोनों चीज़ों में नुकसान करोगे अपने आप को। ओके। ओके। ठीक है, ओके। ठीक है सर। हम जब कहीं भी राजेंद्र नगर जाते हैं, मुखर्जी नगर जाते हैं, तो वहाँ किसी चाय की दुकान पे, किसी टपरी पे
हम लोग एस्पिरेंट्स को देखते हैं और पता चलता है कि वो पिछले 5 साल से, 6 साल से, 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम्म, और हर बार उनका कुछ ना कुछ मार्क्स से एग्ज़ाम रह जाता है। क्वालिफाई होने से रह जाता है। हम्म, सर, आप बता सकते हैं कि वो ऐसी कौन सी मिस्टेक है या कौन सी गलती है जिसको साल दर साल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं और सेम मिस्टेक को हम्म। हर बार वो रिपीट कर रहे हैं? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, हम्म। आईआईटी का एक बच्चा था, अभिनव नाम था शायद, उसने मेरे से पूछा था ये चीज़, ठीक है। ओके। उन दिनों में एक चीज़ पे ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है, डेटा एनालिसिस। मुझे नहीं पता आप लोगों ने एजुकेशन में या फिर यूपीएससी में डेटा इंसाइट या डेटा साइंस प्रैक्टिसेस के बारे में कितना सुना है कि नहीं सुना है, ठीक है। मैं एक जिक्र मेंशन कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो हम एक स्टडी कर रहे थे, ठीक है, कि पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं किसी बच्चे की मेहनत करने के बाद में भी उसका आउटकम ना आए। हम अ, कि 3 लेयर हैं यूपीएससी में। जो आपका सवाल है कि भाई 5 साल तैयारी करा, 6 साल तैयारी करा, फिर भी आउटकम नहीं आया, ठीक कारण है। क्या है समझ में नहीं आ रहा, कारण ही नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो 3 लेयर हैं, हमें समझना पड़ेगा। जैसे आपने देखा ना, सैंडविच या बर्गर होता है, हम्म। सारा स्वाद बीच में होता है, ऊपर बन या ब्रेड होता है, उसमें कोई स्वाद है नहीं है। उसका रोल न्यूट्रल। क्या है? उसका स्ट्रेटजिक रोल है, बिखरने से बचाना, समेट के रखना, गर्म है तो हाथ जलने से बचाना, है ना। ये सब क्या है? स्ट्रेटजिक रोल है ना। ठीक है। यूपीएससी में भी 3 लेयर होती हैं। सबसे बीच का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव लेयर। यहीं से सारा स्वाद, यहीं से पूरा यूपीएससी, पूरा प्रीलिम, सब कुछ यहीं से निकलना है, ठीक ठीक है। है। पर ऊपर और नीचे भी एक लेयर है। जो बॉटम लेयर है हम इसको बोलते हैं स्ट्रेटजिक लेयर, ओके। और जो ऊपर वाला लेयर है उसको बोलते हैं इनसाइट लेयर, डेटा एनालिसिस लेयर, ठीक है। ठीक है। बॉटम लेयर का काम है मिडिल लेयर से आउटकम निकाल के देना। समझाऊंगा मैं अभी, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए मैं सर ये। सिंप्लीफाई करूंगा आपको, ठीक है। अभी समझ लेते हैं इसको। ठीक है। बॉटम लेयर का काम है मिडिल लेयर से आउटकम निकाल के देना, ठीक है। मिडिल लेयर का काम है मेरे इंफॉर्मेशन, मेरे ज्ञान को, मेरी समझ को बढ़ाना, क्योंकि वो पूरा सब्जेक्टिव है, करेक्ट। ठीक है। टॉप जो लेयर है, इनसाइड लेयर है, इसका काम है कि ये दोनों लेयर मिलके जो आउटकम दे रहे हैं ये स्टैंडर्ड है नहीं, पता लगाना। इससे बेहतर हो सकता है, इसमें कुछ कमी तो नहीं है, इसमें कुछ खराबी तो नहीं है, इसको पता लगाना। ये कौन करेगा? ऊपर वाला लेयर करेगा। उदाहरण के तौर पे, आज की डेट में कोई भी सेक्टर बिना डेटा एनालिसिस के चलता होगा? नहीं, नीड तो है ही सर हर जगह, मतलब ठीक, कैलकुलेशन बिना सारी उसके नहीं चीज़ें। चल सकती, हाँ। ठीक है। मौसम विभाग कैसे बता देता है कल कहाँ पे क्या बारिश, तापमान, बादल होंगे नहीं होंगे? सैटेलाइट से डेटा कलेक्शन है, उसके बेसिस पे एल्गोरिथम रन होते हैं, तब जाकर का प्रोडिक्शन निकलता है, जिसकी एक्यूरेसी होती है, अच्छी खासी होती है। तभी तो यस। आप बताते हो यस। कि अच्छा, चांद इतने बजे उगेगा, सूरज इतने बजे डूबेगा, बारिश होगी कि नहीं होगी। ये सब कैसे आ रहा है? डेटा पे। ओके। यूपीएससी खुद कह रहा है जाओ मेरी पास्ट की फुटप्रिंट की एनालिसिस करो, यानी पीवाई की एनालिसिस, उसका पास्ट फुटप्रिंट है वो, उसकी एनालिसिस करो, तो आपका 30 से 35% काम तो वैसे ही आसान हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या है? बच्चे 3 3 4 4 5 5 साल तैयारी कर रहे हैं, एंड में जब सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिसको आपने मेंशन किया अभी, हाँ। एंड में जब सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उनको खुद नहीं पता है कि वो कौन से लीकेजेस है जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और आउटकम खराब हो गया। नतीजा, उनके पास में अपने पास्ट का कोई फुटप्रिंट एनालिसिस नहीं है। नतीजा, वो 4 लोगों से यहाँ पूछ रहे हैं, 10 लोगों से यहाँ पूछ रहे हैं, 10 लोगों से बात करके 10 तरीके की राय बना करके अगला अटेम्प्ट देने निकल पड़ रहे हैं। ये हो रहा है। आप समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? वो यस। अगला अटेम्प्ट देने निकल पड़ रहे हैं। आपके पास में, कल्पना करो आप पिछले 1 साल से कोई, इमेजिन करो आप 1 साल से तैयारी करो, यार कोई बच्चा जो मुझे देख रहा है, मैं उसी से पूछ लेता हूँ, ठीक है। आप लेट से पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हो, पिछले 1 साल का कोई ब्यौरा है आपके पास में? आप किस दिन कितने घंटे सोए, कितने घंटे पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, कौन सा टॉपिक पढ़ा, आप उस दिन मेंटली किस दिन कंडीशन में थे, आपने किस टाइप का मिस्टेक किया, कंसेप्चुअल मिस्टेक, फैक्चुअल मिस्टेक, साइकोलॉजिकल मिस्टेक, हाँ, आपका ओवरऑल रिटेंशन रेट क्या है, आप कितना रिवीजन को लेकर के जा रहे हैं, रिवीजन काउंट और रिटेंशन परसेंटेज क्या है? आपके पास कोई ब्यौरा नहीं है। तो क्या ये कहना गलत नहीं है? जब आपके पास में कोई ब्यौरा ही नहीं है तो आपकी एनालिसिस बहुत रैंडम है, और रैंडम एनालिसिस से रैंडम प्लान ऑफ एक्शन बनता है, रैंडम प्लान ऑफ एक्शन से रैंडम आउटकम। ओके। हम ब्लेम किसको करें फिर? अगर मैं ऊपर वाला जो लेयर है, जो डेटा इनसाइट वाले लेयर है, इसको हटा दूं तो मेरी स्ट्रेटजी का लेयर तो अपने आप हट जाएगा ना भाई। यस। 2 टाइप की गाइडेंस होती है, इससे क्लियर हो जाएगा। 2 टाइप की गाइडेंस होती है। आप मेरे पास में 4 महीने से हो, मान के चलते हैं 4 5 महीने से हो मेरे पास में, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। छठे महीने में आपका परफॉर्मेंस अचानक से डाउन हो गया, और आप मेरे पास में भागते भागते आए कि सर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो गई। मेरे पास में 2 रास्ते हैं आपको गाइड करने के। पहला, मैं आपको 4 5 महीने से जितना जानता हूँ उसके आधार पे आपको कुछ गाइडेंस दे दूँ और आपको चलता कर दूँ। ठीक है। दूसरा,
मेरे पास में आपके 4-5 महीने का एक एक दिन का ब्यौरा हो, आप पूछ ले 4-5 दिनों में किस दिन कितने घंटे सोए, कितने घंटे पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, कौन सा टॉपिक पढ़ा, ओवरऑल मेंटल कंडीशन कब कब कितनी थी, कौन से मिस्टेक कहाँ पे कितने हो रहे हैं, ओवरऑल टाइम स्पेंड कितना है, टाइम यूटिलाइजेशन कितना है, ये पूरा ब्यौरा मेरे पास में हो, और फिर उसकी एनालिसिस के बेसिस पे मैं मेरे तजुर्बे को इस्तेमाल करूँ और आपको गाइड करूँ। तो एक तरफ जब मैंने आपको गाइड किया, वहाँ सिर्फ मेरा तजुर्बा था और मैं आपको जितना जानता था उसका आधार था, हवा में था। दूसरी तरफ उसका एक बेस था, तजुर्बा भी था और एक बेस था, एक एनालिसिस भी थी, एक स्टडी भी थी, है ना? आप क्या चूज करेंगे? करेक्ट, जिसका एक बेस होगा। यस। बच्चे के पास ऑप्शन है ये? नहीं है, नहीं है सर। बिल्कुल नहीं है। तो बच्चों के साथ में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जो 3-3 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, इनपुट बहुत है उनके पास में। जैसे आपने पूछा ना कि थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताइए स्ट्रेटेजिक एंड सब्जेक्टिव है क्या, तीनों लेयर में। तो दो टाइप की प्रिपरेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सब्जेक्टिव प्रिपरेशन, एनीथिंग विच इज हेल्पिंग मी टू गेट मोर एंड मोर इनपुट, कुछ भी जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट लेने में इकट्ठा कर रहा है, हेल्प कर रहा है, वो क्या है? सब्जेक्टिव प्रिपरेशन। कुछ भी जो मुझे ज़्यादा ज़्यादा आउटपुट निकालने में हेल्प कर रहा है, वो क्या है? स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन। स्ट्रेटजिक प्रिपरेशन। ये दिखता कैसा है? उदाहरण के तौर पे, सर मुझे फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 21 समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ओके। समझ में नहीं आ रहा है, इनपुट नहीं हो रहा है। कौन सा प्रॉब्लम है ये? सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, सब्जेक्टिव। इनपुट रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ। सर मुझे फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 21 ही नहीं, पूरा फंडामेंटल राइट कंठस्थ है सर, 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 2 अटेम्प्ट दिया हूँ, पूछो कहाँ से क्या पूछना है सर। पढ़ता भी हूँ सर, पढ़ाता भी हूँ, लेकिन अभी भी जब मैं टेस्ट लगा रहा हूँ, मेरे नंबर कहाँ मर जा रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या यहाँ इनपुट वाली प्रॉब्लम है? सब्जेक्टिव वाली प्रॉब्लम है? नहीं, यहाँ स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम है, आउटपुट निकालने वाली प्रॉब्लम है। दुर्भाग्य बच्चों का यहीं से शुरू हो जाता है। क्यों? बच्चे ये समझ ही नहीं रहे कि दो लड़ाई है। ओके। दौड़ने आना और दौड़ के ओलंपिक जीत जाना दो अलग अलग लड़ाई है। बोलने आना, बोल के प्रधानमंत्री बन जाना दो अलग अलग लड़ाई है। क्रिकेट खेलने आना और इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना दो अलग अलग लड़ाई है। इसी तरीके से तैयारी का हो जाना और तैयारी से अपना परिणाम निकाल पाना, ये दो अलग अलग लड़ाई है। ओके। 90% बच्चे पहली लड़ाई में, उनको तो सब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजिक का बीच का फर्क नहीं पता। उनसे पूछ लो स्ट्रेटेजिक गाइडेंस क्या होती है, स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम क्या होता है। वो लग रहा है कि वो जो टीचर उनको बता रहे हैं ना कि जाओ बेटा एनसीईआरटी ऐसे पढ़ो, सब्जेक्ट इसको ऐसे पढ़ो, ये प्लानर दे रहा हूँ इसको फॉलो करो, ये करो, उनको लगता है ये स्ट्रेटेजिक गाइडेंस है। क्लियर डिफरेंस है। मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ को ज़रूर अलग से कट करके बच्चों को दिखाएं। क्लियर डिफरेंस। कुछ भी जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट इकट्ठा करने में हेल्प कर रहा है, हम्म। वो सब्जेक्टिव प्रिपरेशन है। सर आपने एक चीज़ काफ़ी बार मेंशन किया कि आपके पास, बच्चों के पास अपनी पिछली तैयारी का ब्यौरा नहीं होता है। शायद इस वजह से वो 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट देने के बाद भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। करेक्ट। और एक और चीज़ आपने मेंशन किया कि आपके पास अपनी तैयारी का डेटा होना चाहिए, जिससे प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं हाई होती है कि हम्म। रिजल्ट बेटर आ सकता है। हम्म। तो सर ये चीज़ समझाएंगे कि ये डेटा साइंस बेस्ड जो मेंटरिंग है, हम्म। ये क्या चीज़ है और ये कैसे वर्क करती है? क्योंकि हम तो शायद बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे जिन्होंने डेटा साइंस बेस्ड मेंटरिंग के बारे में सुना होगा। बिल्कुल नहीं है, लोगों को नहीं पता है, यूजुअली नहीं पता है, हम्म। क्योंकि आमतौर पे मैंने बताया ना कि तैयारी के नाम पे लोगों को लगता है कि बस मैं पढ़ता चला जाऊँ, इनपुट इकट्ठा करता चला जाऊँ, हम्म। तो वो मेरी तैयारी है। जबकि इनपुट जितना ज़रूरी है, आउटपुट उतना ही ज़रूरी है। ओके। ठीक है, एक बच्चा तो 10 साल से तैयारी कर रहा है, उसके पास भी इनपुट है, और जिसका सिलेक्शन हुआ 21 साल की उम्र में दूसरे अटेम्प्ट में, उसके पास भी इनपुट है। ज़्यादा ठीक है। किसके पास है? उसके पास जो 10 साल से है, बट उसका रिजल्ट नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल करने से रिजल्ट निकलता है? तो नहीं, एविडेंस नहीं है इस बात के। एविडेंस तो खुद गवाह देते हैं कि ज़्यादा जानकारी हासिल करना, ज़्यादा ज्ञान इकट्ठा करना तैयारी का मतलब है ही नहीं। कम जानकारी है लेकिन आप उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये मेन रीज़न है। तो जो सबसे बड़ी अड़चन आती है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने में, वो होती है कि आपके पास में स्टडी नहीं है या एनालिसिस नहीं है कि आप लीक कर कहाँ रहे हो। उदाहरण के तौर पे, अब जैसे मुझे नहीं पता आपने ये चीज़ पहले सुनी है कि नहीं सुनी है कि कंसेप्चुअल डाउट कितने प्रकार का होता है? नहीं सर, मैंने नहीं आई सुना है। थिंक मुझे बहुत मतलब आपने जितनी बातें बताई, और शायद ये भी जो बात आप बता रहे हैं बहुत मतलब मुझे काफ़ी यूनिक लगा ये ठीक सर। है।
कंसेप्चुअल डाउट कितने प्रकार का होता है, किसी बच्चे से पूछ लो, उसको नहीं पता है। कंसेप्चुअल डाउट का मतलब है कोई चीज़ किसी वजह से और किसी तरीके से मुझे समझ में नहीं आई, तो हम उसको बोलते थे सर ये मेरा कंसेप्चुअल डाउट है। रियल क्वेश्चन ये है कि कोई चीज़ कितनी वजहों से और कितने तरीके से मेरे समझने के आड़े आ सकता है। हमने कभी इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी नहीं की। ये आइडेंटिफाई हो कैसे सकता है? डेटा को स्टडी करके। साइकोलॉजिकल मिस्टेक कितने प्रकार की होती है हमें नहीं पता, ये वर्ड भी आप पहली बार सुनेंगे, ठीक है। साइकोलॉजिकल मिस्टेक कितनी प्रकार की हो सकता है, उसको कैसे स्टडी करें? डेटा को स्टडी करके, आपके बिहेवियर को स्टडी करके कि आप किस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक में कैसा बिहेव कर रहे हैं। फैक्चुअल मिस्टेक का वेटेज 30 to 40% मिनिमम होता है सर। 30 to 40% मिनिमम फैक्चुअल मिस्टेक का वेटेज होता है, और ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट एंड टॉपिक टू टॉपिक वेरी भी करता है। बट किसी बच्चे से पूछ लो कि कौन से सब्जेक्ट में आपका फैक्चुअल मिस्टेक का परसेंटेज कितना है, कंसेप्चुअल मिस्टेक का वेटेज कितना है, साइकोलॉजिकल मिस्टेक का वेटेज कितना है, उनको नहीं पता है। नहीं तो रैंडम प्रिपरेशन। डेटा कुछ नहीं कर रहा। डेटा का काम क्या है? डेटा का काम है आपको आईना दिखाना, बस और कुछ नहीं है। कंपनियां डेटा पे क्यों चलती हैं? कंपनियां डेटा एनालिसिस पे क्यों चलती हैं कि भाई मैंने पिछले महीने क्या काम किया है, मीटिंग में आकर के डिस्कस हो जाता है, भाई फला फला आदमी ने इतना इतना काम किया है, फला फला आदमी इतना इतना बिजनेस लेकर के आया, फला फला जगह पे हमारा ये कस्टमर सर्विस चल रहा है, फला फला जगह पे ये चल रहा है। क्या हो रहा है? आईना देखने का काम हो रहा है ना, मेरी रियलिटी, मेरे लीकेजेस देखने का काम हो रहा है। तो जब तक मेरे पास में मेरे लीकेज की स्टडी ही नहीं होगी, मैं बंद क्या करूँगा? ऑब्वियस चीज़ है, पता ही नहीं चलेगा कि मिस्टेक्स को सुधारना कैसे है। अब यहाँ गलती बच्चों की नहीं है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की, इतना वास्ट डेटा एनालिसिस को प्रिपेयर करना और उस एनालिसिस के बेसिस पे लीकेजेस को ढूंढ ढूंढ के बंद करना ताकि आउटकम का फ्लो बढ़ जाए, ठीक है। इट्स अ कंप्लीट साइंटिफिक प्रोसेस, कोई इसमें इलॉजिकल नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की नहीं थी, ये थी इंस्टीट्यूशंस की। तो सर आप, इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर बच्चा या उसका जो भी तैयारी वो कर रहा है, उसके डेटा को प्रॉपर तरीके से अगर मेंटेन किया जाए, तो ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि जैसे जनरली बच्चे को जो एग्ज़ाम में फेल हुआ था तब उसे पता चलता है कि वो कुछ मिस्टेक कर रहा है, तो शायद आप ये कहना चाहते हैं कि वो टाइम टू टाइम उसे पता चलता रहेगा, वो करेक्शंस कर सकता है और बेटर मतलब कर सकता है चीज़ों को। हर हफ्ते अगर मैं आपको ये दिखाना स्टार्ट करूँ कि आप किस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक में कैसा बिहेव कर रहे हो, आप कौन से टॉपिक के कौन से सब्जेक्ट के कौन से मॉड्यूल के कौन से क्वेश्चन नंबर पे कैसा बिहेव कर रहे हो, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप ताजमहल को पार्लियामेंट इमेजिन कर रहे हो कि पार्लियामेंट को ताजमहल इमेजिन कर रहे हो, कैसे पता चलेगा? डिस्कशन करके ना। किसी बच्चे ने अब कंफ्यूज होंगे बच्चे इस बात से कि हम तो ऐसी बात कर रहे हैं कि बच्चे के दिमाग के अंदर घुस करके ये पता लगाना कि वो सवाल उसने क्यों गलत किया। रियलिटी ये है कि ऐसी कोई एआई या टेक्नोलॉजी बनी ही नहीं है जो बच्चे के दिमाग के अंदर घुस करके ये पता लगा सके कि वो बच्चा उस क्वेश्चन पे इमेजिन क्या कर रहा था। इसको तो मैनुअल डिस्कशन में करना पड़ेगा ना। मैनुअली अगर आपने 50 क्वेश्चन दिया है, 10 आपसे गलत हो गए, वो 10 क्वेश्चन पे बैठ करके मैं आपसे डिस्कशन कर लूँ 1 घंटा, तो कि वो जो क्वेश्चन 12वां जो क्वेश्चन तुमसे गलत हुआ है उसको अटेम्प्ट करते समय तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था। देखो तुम्हारा गलत होकर के ये आया, करेक्ट आंसर ये था, ये छोड़ दो, ठीक है। जब तुम अटेम्प्ट कर रहे थे इस क्वेश्चन को, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, तुमने उस क्वेश्चन को पढ़ा कैसे, उसको इंटरप्रेट कैसे किया। और जब इंटरप्रेट किया, क्योंकि जब हम गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे तो जजमेंट भी गलत होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये डिस्कशन करके मैनुअली बैठ करके बच्चे के साथ में करना पड़ेगा ना। कौन कर रहा है? आई थिंक बहुत फिजिबल नहीं है, नहीं कर रहा है। लोगों के लिए उतनी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेना जितना ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाए टेस्ट पोर्टल से, इतना तक सिंपल था, उन्होंने वो किया भी। लेकिन ये पता लगाना कि एक बच्चे का एक पैटर्न भी है हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में, मिस्टेक का एक वेटेज भी रखता है वो, उसको प्रिसाइसली जा करके लीकेज को ठीक कर देना, इसमें लगेगा एफर्ट। ओके। और एफर्ट लगाना नहीं है, क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं कि हम तो 3000 रुपये में यूपीएससी तैयारी करवाएंगे, 500 रुपये में तैयारी करवाएंगे, तो एफर्ट कहाँ से लगेगा? तो सर मुझे मतलब कहीं ना कहीं आपकी इस बात से ये भी लग रहा है, जैसे मेरी एक हमेशा से शिकायत रहती है कि अगर इंसान अलग है, हाँ, बच्चा अलग है, हाँ, तो उसकी प्रॉब्लम भी यूनिक होगी, अलग होगी, बिल्कुल अलग उस होगी, इंडिविजुअल की, बिल्कुल अलग होगी, ठीक है। हाँ। लेकिन सर हमेशा हमें, मेरी शुरू से स्कूल्स को लेकर, कॉलेजेस को लेकर हमेशा ये कंप्लेन रही कि अगर एक टॉपिक पढ़ाया गया और उस टॉपिक को मैंने भी पढ़ा और मेरे साथ 30 बच्चों ने भी पढ़ा, तो शायद उस टॉपिक से मेरा क्वेश्चन जो होगा या मेरी जो प्रॉब्लम होगी वो अलग होगी, Correct. दूसरे बच्चे की अलग होगी, तीसरे बच्चे की अलग होगी। हाँ। लेकिन
सॉल्यूशन एक ही दिया जाता है। करेक्ट, वही मैं आई थिंक थोड़ी देर पहले मैं बता भी तो रहा था। हाँ प्लीज़ आप तो कंटिन्यू मुझे करिए। कहीं ना कहीं सर आपकी बातों से लगता है कि यहाँ पर मतलब अगर जो मेथड या जिस टेक्निक की आप बात कर रहे हैं, अगर मैं, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा आप, तो अगर ये मेथड को इम्प्लीमेंट किया जाए तो कहीं ना कहीं अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉब्लम जो है उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन दिया जा सकता है, आप ये कहना चाहते हैं? करेक्ट, क्योंकि हर बच्चे का पैटर्न अलग है। ओके। प्रॉब्लम ये है कि वो पैटर्न आइडेंटिफाई करवाने में कोई हेल्प नहीं कर रहा। कोई टॉपिक पे एक बच्चे ने गलती इसलिए कर दी क्योंकि उसको उसका फैक्ट, क्वेश्चन की डिमांड फैक्चुअल थी, उसको उसका फैक्ट नहीं पता था। अगले बच्चे ने उस क्वेश्चन को गलत इसलिए कर दिया क्योंकि वो सवाल ही नहीं समझा। सेम क्वेश्चन है, रीजंस अलग अलग हैं। ओके। सेम क्वेश्चंस पे गलती दोनों ने करी और ठीक है। दोनों के रीजंस अलग अलग हैं। ये कौन पता लगा रहा है? कोई नहीं सर, ठीक है। मतलब लेक्चर्स देने हैं, कंप्लीट प्रॉब्लम करनी क्या है, चीज़ें। लोगों को लगता है कि अरे ऐसे तो मिस्टेक का तो कोई मतलब कोई सारी नहीं, छोर ही नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे तरीके से मिस्टेक हो सकती हैं। तो कितने सारे बच्चों का कितना गलती ढूंढना स्टार्ट करेंगे, ये एक धारणा बना लेते हैं, तो हेल्प नहीं करते हैं बच्चों की। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। 3 ही तरीके से बच्चे गलती कर सकते हैं, 3 तरीके से। जब आप मिस्टेक करते हो, जब समझना इस बात को, जब कोई क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन की जो डिमांड होगी, अगर वो ऑब्जेक्टिव, मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव पे मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँगा, उसमें कंसेप्चुअल वैरायटी ज़्यादा होती है। अगर टेस्ट ऑब्जेक्टिव है और आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट में गलती कर रहे हो, तो आपके 3 ही चांसेस हैं गलत करने के। या तो आपने सवाल को इसलिए गलत कर दिया क्योंकि आपको फैक्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, ठीक या है। तो आपने सवाल को इसलिए गलत कर दिया क्योंकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, या तो आपने सवाल को इसलिए गलत कर दिया क्योंकि आपको सवाल ही समझ में नहीं आया। चौथा मुझे बताइए। यही मतलब, यस यस। कारण कारण 3 ही क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन जो है, दुनिया का कोई भी टॉपिक है, दुनिया का कोई भी इंफॉर्मेशन, 2 ही चीज़ों से मिलकर बना है, फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट, डेटा और कहानी। यही 2 इंग्रेडिएंट मिल करके दुनिया का कोई भी टॉपिक, दुनिया की कोई भी किताब, दुनिया का कोई भी इंफॉर्मेशन तो बनाते हैं। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, उसके डिमांड हमेशा 2 साइड में होंगे। या तो उस क्वेश्चन पे आप मुझसे किसी फैक्चुअल चीज़ के ऊपर क्लैरिटी मांग रहे हैं, कोई नाम, तारीख, इवेंट, आर्टिकल, सेक्शन कुछ, है ना, या तो उस पर मुझे कंसेप्चुअल चीज़ के ऊपर क्लैरिटी मांग रहे हैं, डिफरेंसेस पूछ रहे हैं, सिमिलैरिटीज़ पूछ रहे हैं। करेक्ट, यही है। तो 2 ही डिमांड है, इसलिए गलती सिर्फ 3 ही हो सकती है। पहला, या तो मैं फैक्चुअल मिस्टेक करूँगा, फैक्ट्स की डिमांड थी, मैंने डिलीवर नहीं करी। दूसरा, या तो मैं कंसेप्चुअल मिस्टेक करूँगा, कंसेप्ट की डिमांड थी, मैंने डिलीवर नहीं करा। तीसरा, जो डिमांड में नहीं है, मैंने समझने में गलती कर दी क्वेश्चन को। क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन होता है, फिर स्टेटमेंट होता है, फिर ऑप्शंस होते हैं, थोड़ा सा घुमा के तो रखा ही जाता है। तो मैंने क्वेश्चन को समझने में गलती, उसकी डिमांड को पकड़ने में गलती कर दी। वो क्वेश्चन में एक्चुअली पूछ क्या रहा है, जानना क्या चाह रहा है, मैं उसको समझने में गलती कर दी, और जैसे ही मैंने समझने में गलती करी, मेरी जजमेंट भी गलत हो गई। वो आता है ओके। साइकोलॉजिकल मिस्टेक की कैटेगरी में। समझ रहे हो आप? यस। तो हर बच्चे का पैटर्न अलग है। सेम क्वेश्चन पे अगर 10 बच्चे गलत कर रहे हैं, 10 के अलग अलग रीजंस होंगे, पर कैटेगरी 3 ही होंगी। हाँ। मुझे 10 रीजंस जाकर के सॉल्व नहीं करने हैं, मुझे सिर्फ 3 कैटेगरी सॉल्व करनी है, फैक्चुअल, कंसेप्चुअल एंड साइकोलॉजिकल। यही 3 कैटेगरी में मिस्टेक मार रहा है बच्चा। तो चाहे 100 बच्चे हों, 100 अलग तरीके की मिस्टेक कर रहे हैं, उनके रीजंस अलग हों, पर 3 ही कैटेगरी में करेंगे। तो हर बच्चे का एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि फला फला बच्चा फला फला सब्जेक्ट में ज़्यादा फैक्चुअल मिस्टेक मार रहा है, फला फला बच्चा फला फला सब्जेक्ट में ज़्यादा कंसेप्चुअल मिस्टेक मार रहा है, फला फला बच्चा फला फला टॉपिक में ज़्यादा साइकोलॉजिकल, यानी क्वेश्चन को समझने में, इकोनॉमिक्स के, अकाउंटिंग में, आर्ट्स वाले बैकग्राउंड के बच्चे हिल जाते हैं, उनको क्वेश्चन नहीं समझ में आता। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जब बच्चे आते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी में, वो हिल जाते हैं क्योंकि उनको कहानी पढ़ने की आदत नहीं है, उनका दिमाग लॉजिकल के लिए ट्रेन हुआ है। आप समझ रहे हो? तो समझ का भी तो फेर पैदा होता है ना। ठीक है, तो बच्चे के पैटर्न्स को अगर हम पकड़ लें तो वो मेन नस हाथ में आ गई, प्रॉब्लम सॉल्व है। सर आपकी बातें इतनी इंसाइटफुल है ना कि अगर मैं मतलब हम लोग पूरे दिन बैठे रहें और शायद डिस्कशन करते रहें, तो मेरा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि मुझे इतनी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं ना। मतलब ये भी नज़रिया हो सकता है, ये भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। हाँ, मतलब बहुत, आई थिंक जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं या जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद उन्हें बहुत डिटेल्ड मैनर में बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी अगर एक दो चीज़ों को भी सर ने जो चीज़ें बताई उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सर आई थिंक
हम इस पे आगे भी बिल्कुल, डिस्कशन आप जब बताओ मैं कर बैठने के सकते लिए हैं और भी आगे चीज़ों के ऊपर। बैठने के लिए तैयार हूँ मैं। लास्ट में सर मैं बस आपसे इतना चाहूँगा कि अगर आप अपने एंड से कुछ आगे जो बच्चे 2026 में 27 में एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए अगर कुछ आप गुरु मंत्र कह लीजिए या मूल मंत्र कह लीजिए, कुछ ऐसी टिप्स दे सकें शॉर्ट में जो कि उनके लिए सही साबित हो। सो एक लॉ है, मर्फीज़ लॉ। ओके। सो मर्फीज़ लॉ ये कहता है कि आप जो मानते हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट होने लग जाता है। मतलब अगर आप किसी चीज़ से डरेंगे तो और ज़्यादा डर लगेगा, अच्छा। और आप किसी चीज़ को आसान समझेंगे तो वो आसान बनती चली जाएगी। ठीक है, मेरा बच्चों के लिए सिर्फ एक सुझाव है। पहली बात तो ये कि आपको अड़ोसी पड़ोसी इंस्टीट्यूट जो भी है, जो भी आपके दिमाग में ये डाल रहे हैं कि यूपीएससी इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, पहले तो उनकी बात मत सुनो। ठीक है, मेंटरशिप इंडिया के माध्यम से अगर वो मेरे तक पहुंच सकते हैं, पहुंच ही जाएंगे। अगर वो मेरे तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, तो मैं मेंटरशिप इंडिया टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे बच्चे जो इस क्वेश्चन को रेज करते हैं कि कैसे एक अटेम्प्ट में एक्चुअली एग्ज़ाम निकल सकता है और वो जानना चाहते हैं, और कैसे इस एग्ज़ाम को अपने लिए बहुत आसान बनाया जाए, मुश्किल न लगे, तो मैं इतना बोलूँगा कि सबसे पहली बात तो ये मत मानो कि ये टफ है, ये आसान है, एक अटेम्प्ट में निकल सकता है अगर हम सही तरीके से चले, और बच्चों ने किया भी है। ओके। दूसरा मैं ये बोलूँगा कि बच्चों के लिए मेरे दरवाजे एनी टाइम खुले हैं। मैं भी रात के 9 बज रहे हैं तब भी आपके साथ बैठा हूँ, 12 बजेंगे तब भी बच्चों के साथ में बैठा हुआ पा जाता हूँ। ठीक है, तो रीच आउट करने की कोशिश करें, सही गाइडेंस लेने की कोशिश करें। ठीक है, वो मिल जाए, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग तो बेटर आउटकम। हम क्या कर रहे हैं, हम बेटर आउटकम को चेस कर रहे हैं। हमको ये वाला इंस्टीट्यूट बता रहा हम बेटर आउटकम देंगे, ये वाला बता रहा नहीं हम देंगे, ये वाला बता रहा नहीं हम देंगे। तो बच्चे किसको चेस कर रहे हैं, बेटर आउटकम को। बेटर अंडरस्टैंडिंग को चेस करो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग इसके साथ ज़्यादा बेटर बैठ रही है। बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी तो बेटर प्लान ऑफ एक्शन अपने आप हो जाएगा, बेटर आउटकम अपने आप आ जाएगा। तो प्लीज़ बेटर आउटकम के लालच में मत भागो कि ये मेरे को दिखा रहे हैं कि नहीं यहाँ आओ ये करो, नहीं। बैठो, समझो, जानो, बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, बेहतर प्लान ऑफ एक्शन, बेटर आउटकम अपने आप बन जाएगा। तो मेरी सुझाव सिर्फ इतनी है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्वेश्चन करो, और जब तक नहीं लगे कि यही वाली अंडरस्टैंडिंग है जो मुझे चाहिए थी, तब तक किसी की मत सुनो। ठीक है सर, बहुत 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 धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए। और मुझे मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है क्योंकि मुझे ही मतलब आपके साथ मैं पहले भी हम बैठ चुके हैं, बट इस सेशन में ही मुझे खुद इतनी चीज़ें सीखने को मिली, नई चीज़ें। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे ये देख रहे हैं उन्हें भी बहुत चीज़ें डेफिनेटली सीखने को मिलेगी। और अगर आगे मौका मिलता है तो हम आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरे मन में आपकी बातों को सुन के, हर बात को सुन के कोई ना कोई एक नया क्वेश्चन खड़ा हो रहा था हर बार। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट करने वाले हैं तो मैं आपको एक सुझाव ये भी दूंगा कि आप नेक्स्ट वाले जो बच्चों से ही क्वेश्चन लीजिएगा सीधा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली ठीक है, मैं वो बड़े अच्छे क्वेश्चन देते हैं। बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनके मन में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं इस सेशन के बाद, तो वो अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या हमारी टीम को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं कि उनके क्वेश्चन को सर एक्सप्लेन करें, उनके प्रश्नों का सर जवाब दें। तो डेफिनेटली आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर उसके लिए सारी चीज़ें गाइडेंस मिल जाएगा। तो सर आई थिंक हमें इसके साथ कंक्लूड करना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर।